दैट प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया, एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें अमोनिया की मदद से यूरिया बनाया जाता है, और ये एक साइक्लिक पाथवे में रिएक्शन होता है। ये हम जानते हैं कि अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो कि जिसके रिमूवल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, और यूरिया एक लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और जिसके रिमूवल के लिए एज सच इतना पानी रिक्वायर नहीं होता। तो जो एक्वेटिक एनिमल है वो अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है जिनको पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो यूरिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। यूरिया साइकिल कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। यूरिया साइकिल एक हाईली टॉक्सिक अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया में कन्वर्ट करता है फॉर द एक्सक्रीशन। उसके बाद देख लेते हैं डिस्कवरी। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो यूरिया साइकिल को सबसे पहले हैंस क्रब और कुर्ट हैंसेलेट ने डिस्कवर किया था इन 1932, और इस बेसिस पर इन साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पर इसे क्रब यूरिया साइकिल और क्रब हैंसेलेट साइकिल भी कहा जाता है। और ये ज़्यादा डिटेल में डिस्कवर हुआ था बाद में, और बाद में दो साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, एक रेटनर था और दूसरा कोही था, जिसने इन्हें दोबारा बाद में ज़्यादा डिटेल में डिस्कवर किया था। और ये सबसे फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल था जो डिस्कवर हुआ था। उसके बाद लोकेशन देख लेते हैं कि यूरिया साइकिल होता कहाँ पर है। तो यूरिया साइकिल प्राइमरी टेक प्लेस इन लिवर, ये लिवर के अंदर होता है, लिवर के हेपेटोसाइट सेल के अंदर होता है, और कुछ एक्सटेंट तक ये किडनी के अंदर भी होता है। इसके फर्स्ट टू रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और बाकी जो रिएक्शन है वो साइटोसोल के अंदर होते हैं, साइटोसोल ऑफ द हेपेटोसाइट उसके अंदर होते हैं। ये कंप्लीट यूरिया साइकिल है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके दो रिएक्शंस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और बाकी रिएक्शन जो है ये साइटोसोल के अंदर है। तो ये साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं और ये साइटोसोल के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ मिलेगा, और यहाँ पर कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा, और यहाँ पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होगा। एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होगा, और ये जो है ये एक एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज की प्रेजेंस के अंदर होगा। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज ये एंजाइम है जो कि CO2 और अमोनिया को कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कराता है। फिर ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा और सिट्रोलिन बनाएगा। ये सिट्रोलिन बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, लेकिन रिएक्शन के लिए ये फिर साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज होगा, और ये जो है सारा प्रोसेस ये एक एंजाइम ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस के अंदर होगा, जो कि ऑर्निथीन को सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर ये सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करेगा। ये एस्पार्टेट क्रब साइकिल के नतीजे में बना था, जो कि सिट्रोलिन के साथ रिएक्ट करेगा और आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। यहाँ पर भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होगा, और ये प्रोसेस आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की प्रेजेंस के अंदर होगा। उसके बाद ये आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर फ्यूमरेट रिलीज़ हो जाएगा। ये फ्यूमरेट फिर क्रब साइकिल के अंदर जाएगा, और फ्यूमरेट बाद में मालेट में कन्वर्ट होगा क्रब साइकिल के अंदर, और ये सारा प्रोसेस आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर होगा। ये आर्जिनिन फिर ऑर्निथीन के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड आर्जिनेज, और यहाँ पर वाटर की एडिशन होगी, और इसकी मदद से यूरिया एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यूरिया फिर ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए किडनी के पास जाएगा, और किडनी इसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा। तो ये कंप्लीट यूरिया साइकिल था। इसके दो स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, और बाकी जो है वो साइटोसोल ऑफ हेपेटोसाइट सेल के अंदर हो रहे हैं। 5 एंजाइम इसके अंदर यूज़ होते हैं, और ये कंप्लीट यूरिया साइकिल। उसके बाद क्रब बायसाइकिल। मैंने आपको पीछे भी बताया कि यूरिया साइकिल और क्रब साइकिल के अंदर कुछ रिलेशनशिप्स है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जो यूरिया में भी यूज़ हो रही हैं और यूरिया साइकिल में भी यूज़ हो रही हैं और क्रब साइकिल में भी। तो इस रिलेशनशिप को क्रब बायसाइकिल कहते हैं। ये आगे देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो ये ऊपर वाला ये क्रब साइकिल है, और नीचे वाला यूरिया साइकिल है, जो दोनों रन कर रहे हैं। इसके अंदर ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट बनाएगा। ये एस्पार्टेट जो सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हुआ था। फिर ये आर्जिनोसक्सिनेट जब आगे दोबारा कन्वर्ट हुआ था तो इसने फ्यूमरेट रिलीज़ किया था। ये फ्यूमरेट आगे फिर मेलेट में कन्वर्ट होगा और दोबारा सी साइकिल चलेगा। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है।
यूरिया साइकिल के अंदर और क्रब साइकिल के अंदर, और इसे हम क्रब बायसाइकिल कहते हैं। कंट्रोल ऑफ यूरिया साइकिल को कंट्रोल किस तरह किया जाता है? तो यूरिया साइकिल को कंट्रोल करने के लिए 5 एंजाइम्स हैं: कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, ऑर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंड आर्जिनेज। ये 5 एंजाइम हैं जो यूरिया साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। यूरिया एंजाइम्स हम जानते हैं कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो अगर हमारे डाइट के अंदर प्रोटीन के कंजम्पशन के अंदर वेरिएशन आएगी तो एंजाइम भी अल्टर होंगे, एंजाइम की सिंथेसिस में भी चेंज आएगा। अगर हम सेवरल डेज तक, लेट्स सपोज हम सेवरल डेज तक जो है अपनी डाइट में प्रोटीन के कंजप्शन को ज़्यादा करते हैं, तो जो एंजाइम है उसके अंदर 2 फोल्ड टू 3 फोल्ड तक एंजाइम के अंदर चेंज आएगा एंजाइम लेवल में। सेवरल हार्मोन्स भी हैं जो कि एंजाइम की सिंथेसिस को अल्टर करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। वो कौन से हैं? ग्लूकागोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन वगैरह हैं जो कि एंजाइम की सिंथेसिस के अंदर एंजाइम की सिंथेसिस को अल्टर करते हैं। उसके बाद यूरिया साइकिल के जो एंजाइम हैं उनकी वो एंजाइम जो हैं वो कंट्रोल होते हैं शॉर्ट टर्म में उनके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से भी। यूरिया साइकिल एंजाइम्स are also controlled in short term by the concentration of the substrate. That was all about my presentation. If you have any question, you can ask me. Thank you.